हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर वेलकम है आपका अपने ही प्यारे से चैनल में, जिसमें हम क्वांटम मैकेनिक्स पर सेकंड लेक्चर लेकर आ रहे हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसने क्वांटम मैकेनिक्स की नई शुरुआत की, और आज हम एक नए बोर्ड, नए सेटअप और नए जोश के साथ में ये लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में एक बार वर्ड ब्लैक बॉडी हटाएं और रेडिएशन को समझें। रेडिएशन का मतलब क्या होता है? सन से अर्थ की तरफ जो हीट और लाइट आती है वो बिना किसी मीडियम के पहुंच जाती है। ठीक है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाता है कि सन से जो है वो रेडिएशन एमिट होती है और अर्थ जो है उसे एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, तो रेडिएशन की डेफिनेशन हम नोट कर सकते हैं। इट इज मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर विच रिक्वायर नो मीडियम, मतलब ऊर्जा स्थानांतरण की वह विधि जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, उसे हम रेडिएशन कहते हैं। तो क्या रेडिएशन केवल सन से निकलती है? नहीं, जिनका भी टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा होता है वो सारे रेडिएशन एमिट करते हैं। इवन ये बोर्ड है, ये दीवार है और हमारी बॉडी है, ये सारे क्या करते हैं? रेडिएशन एमिट करते हैं। तो क्या ये जो रेडिएशन एमिट होती है वो क्या होती है? पार्टिकल होती है या वेव होती है? ठीक है, तो मैक्सवेल ने बताया था कि रेडिएशन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अगर ये रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है तो क्या ये साउंड वेव की तरह बिहेव करती है? जैसे किसी साउंड सोर्स से जो साउंड निकलता है उसकी एक फ्रिक्वेंसी फिक्स होती है। जैसे सायरन से आवाज़ निकल रही तो एक फिक्स फ्रिक्वेंसी की आवाज़ निकलेगी। किसी आदमी की आवाज़ भारी होती है क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी लो होती है, और किसी लेडी की आवाज़ जो है वो पतली होती है क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी हाई होती है। तो हर एक साउंड सोर्स की एक फिक्स फ्रिक्वेंसी है। तो क्या रेडिएशन की भी एक फिक्स फ्रिक्वेंसी होती है? नहीं, किसी भी ऑब्जेक्ट से जो रेडिएशन निकलती है वो सभी तरह की रेडिएशन उसमें से निकल सकती है। ठीक है, जैसे सन से व्हाइट लाइट निकलती है, उसको प्रिज्म से गुजारने पर 7 कलर्स मिलते हैं, तो वो 7 कलर अलग अलग तरह की रेडिएशंस को ही शो कर रहा है। ठीक है, जिसको हम विबग्योर से याद रख सकते हैं। लेकिन ये तो विजिबल लाइट है, इसके अलावा भी जो है रेडिएशंस होती है। रेड के ऊपर जो है इंफ्रारेड होती है, वॉयलेट से पहले अल्ट्रा वॉयलेट होती है। उसके अलावा जो है माइक्रोवेव, रेडियो वेव, गामा रे, एक्स रे, ये सब तरह की रेडिएशंस होती है। ठीक है, यहाँ गामा रे की रेडिएशन सबसे कम है और माइक्रोवेव, रेडियो वेव की रेडिएशन सबसे ज़्यादा है, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो सन से सारी तरह की रेडिएशंस निकलती है। सन नहीं बल्कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जिनका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा है, सबसे सब तरह की रेडिएशंस एमिट होती है। ये थोड़ा डिफरेंस होता है साउंड वेव्स में और रेडिएशंस में। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जितने भी रेडिएशंस निकल रहे हैं इनकी क्वांटिटी क्या है। मतलब हर एक ऑब्जेक्ट से जो है सारी रेडिएशन निकल रही है, तो क्या सारी बराबर क्वांटिटी में निकलती है या कोई कम या ज़्यादा निकलती है? ये पता लगाने के लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। तब तक आप ये जो है ये नोट्स आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब क्या होता है? तो हमने डिस्कस किया था कि ब्लैक बॉडी क्या होती है। ब्लैक बॉडी एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिस पर जो भी रेडिएशन गिरती है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, वो ब्लैक बॉडी होती है। वो सारी की सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी अगर जो है हम किसी और ऑब्जेक्ट के साथ में एनवायरनमेंट में रखें, ठीक है, एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट है और एक ब्लैक बॉडी है, उसको हमने एक नॉर्मल एनवायरनमेंट में रखा, तो ब्लैक बॉडी क्या करेगी? दूसरे ऑब्जेक्ट की कंपेरेटिवली ज्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, तो अगर वो ज्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगी, क्या उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा? नहीं, टेम्परेचर दोनों का सेम रहेगा। एक ही एनवायरनमेंट में रखी चीजों का टेम्परेचर सेम होता है। तो क्या होता है, ब्लैक बॉडी जितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है उतनी ही एमिट भी कर देता है। इसका मतलब ब्लैक बॉडी एक अच्छा एब्जॉर्बर होने के साथ साथ एक अच्छा एमिटर है। ठीक है, तो हमें रेडिएशन को अगर स्टडी करना हो तो हमें किसको चूज करना चाहिए एज ए मटेरियल? ब्लैक बॉडी, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा रेडिएशन एमिट होती है, तो उसको हम इजीली मेजर कर पाएंगे, इसलिए हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एब्जॉर्ब स्टडी करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या एक्सपेरिमेंट किया गया। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एक्सपेरिमेंट जो है वो इस तरह से सेटअप तैयार करते हैं। हम एक ब्लैक बॉडी तैयार करते हैं। ब्लैक बॉडी के फॉर्म में हमने क्या लिया? एक क्यूबिकल कैविटी ले ली। ठीक है, मतलब एक क्यूबिकल बॉक्स ले लिया और उसमें होल कर दिया। ठीक है, उस बॉक्स में जो भी रेडिएशन जाएगी वो उसी के अंदर जो है बार बार रिफ्लेक्ट होकर उसी के अंदर कैद होकर रह जाएगी। तो वो होल जो है एज ए ब्लैक बॉडी काम करने लग जाएगा, और उसके अंदर जो रेडिएशन है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन की तरह काम करने लग जाएगी। ठीक है, अब जब इसको गर्म करेंगे, गर्म करने पर क्या होगा? इसमें से रेडिएशन वापस बाहर निकलेगी, जिसे स्पेक्ट्रोमीटर से गुजार कर जो इसकी वेवलेंथ है वो वेवलेंथ अलग अलग छाट देगा स्पेक्ट्रोमीटर, और इसको हम किसी एक
जो है पर्दे पर या फोटोग्राफिक प्लेट पर प्राप्त कर लेंगे। फोटोग्राफिक प्लेट पर प्राप्त करने के बाद में अलग अलग वेवलेंथ के लिए हम मोनोक्रोमेटिक एमिशन पावर निकालेंगे, यानी कि एक वर्णी उत्सर्जन क्षमता निकालेंगे। तो एक वर्णी उत्सर्जन क्षमता क्या होती, पहले उसको समझने से पहले हम समझते हैं कि एमिशन पावर क्या होती है। तो एमिशन पावर का मतलब होता है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कितनी एनर्जी एमिट करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा उत्सर्जित करता है, वो उसकी एमिशन पावर होती है। मोनोक्रोमेटिक एमिशन पावर का मतलब होता है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पर यूनिट वेवलेंथ पर वो कितनी एनर्जी एमिट करता है, वो उसकी मोनोक्रोमेटिक एमिशन पावर होती है। तो दोनों के फॉर्मूले से दोनों के बीच का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि उसकी मोनोक्रोमेटिक एमिशन पावर नोट करनी है और लैम्डा नोट करनी है, और फिर उसके बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। तो वो ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। ठीक है, पहले लैम्डा बढ़ने के साथ साथ जो है वो मोनोक्रोमेटिक एमिशन पावर बढ़ती है, फिर लैम्डा बढ़ने के साथ साथ मोनोक्रोमेटिक एमिशन पावर कम होती है। इस तरह से ये ग्राफ आता है। ठीक है, ये ग्राफ डिफरेंट टेम्परेचर पर प्राप्त किया गया तो भी ये इसी तरह का शेप लेते हुए आया, बस थोड़ा सा शेप जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई। ठीक है, ये डिफरेंट टेम्परेचर पर ये ग्राफ आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए ये ग्राफ प्लॉट किया गया तो भी ये सेम आया। ठीक है, तो ये था ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एक्सपेरिमेंट। तो ये भी आप नोट्स जो है वो नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो ये कर्व आया उसकी क्या विशेषताएं रही, क्या स्पेसिफिकेशन रही। तो पहली आप विशेषता आप देखो, ये कर्व जो है वो आ रहा है एकदम कंटिन्यूअस मतलब कहीं पर भी कर्व ब्रेक नहीं हो रहा। ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि जो ब्लैक बॉडी है उससे हर प्रकार की रेडिएशन एमिट हो रही है। छोटी से छोटी तरंग दैर्ध्य की और बड़ी से बड़ी तरंग दैर्ध्य की, मतलब शॉर्टर वेवलेंथ भी एमिट हो रही है और हायर वेवलेंथ भी एमिट हो रही है। मतलब एक्सरे भी निकल रही है, गामा रे भी निकल रही है, विजिबल भी निकल रही है, इंफ्रारेड भी निकल रही है, माइक्रोवेव भी निकल रही है, रेडियो वेव भी निकल रही है। एक भी वेवलेंथ छूट नहीं रही है। ठीक है, तो सारी वेवलेंथ इससे निकलती है। ये पहला कंक्लूजन निकाला, कंटिन्यूअस कर्व जो है हमें ये शो कर रहा है। दूसरा, इस कर्व को देखें, ये कर्व जो है पहले वेवलेंथ के साथ में इंक्रीज हो रहा है फिर वापस डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब निकलता है, देखो इसका ये मतलब है कि वेवलेंथ बढ़ने के साथ साथ मोनोक्रोमेटिक एमिशन पावर बढ़ रही है, यानी कि शॉर्टर वेवलेंथ की एमिशन पावर कम है, यानी कि जो गामा रे है, एक्सरे है, वो कम एमिट हो रही है। फिर विजिबल तक आते आते एमिशन पावर ज्यादा हो जाती है, फिर वापस जो है इंफ्रारेड तक मान लो ज्यादा रह रही, उसके बाद में जो है माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इनकी क्वांटिटी क्या है वापस से कम हो रही है। ठीक है, ये कर्व जो है बेल शेप कर्व कहलाता है। ऐसा ही कर्व अगर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और उनके मार्क्स के बीच में प्लॉट करें, ठीक है, मार्क्स को वाई एक्सिस पे ले लें, नंबर ऑफ स्टूडेंट को एक्स एक्सिस पे ले लें, तो ऐसा ही कर्व आएगा। ठीक है, जैसे अगर हम मार्क्स ले लें 10%, 20%, 30%, 40%, तो इसके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होंगे, मतलब शॉर्टर लोअर मार्क्स वाले स्टूडेंट्स कम होंगे, लेकिन एक एवरेज मार्क्स वाले स्टूडेंट्स जो है वो ज्यादा होंगे। फिर हायर मार्क्स जैसे 80, 90, 95, 97, 98, 100, ये वापस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं बेल शेप कर्व। तो ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है और वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है, सिमिलरिटी है इसमें। ठीक है, अब देखो इस कर्व की एक और खासियत है। इस कर्व में आप देखें कि यहाँ पर बीच में जो पॉइंट है, बीच में पॉइंट पर जो है लैम्डा के लिए जो है वो एमिशन पावर मैक्सिमम है, मतलब पहले कर्व बढ़ रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, तो किसी एक पॉइंट पर जाकर मैक्सिमम हो रहा है। तो लैम्डा की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए जो एमिशन पावर है वो मैक्सिमम होती है। इसका क्या मतलब निकलता है कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन को वो ब्लैक बॉडी जो है वो सबसे ज्यादा एमिट करती है। ठीक है, वो पर्टिकुलर वेवलेंथ को हम लैम्डा मैक्स से डिनोट करते हैं। अब इसका टेम्परेचर के साथ में क्या इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे, आप देखो कर्व देखो अलग अलग टेम्परेचर पर प्लॉट किए हुए हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है ये कर्व जो है वापस पीछे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ये शो कर रहा है कि लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है डिक्रीज हो रही है टेम्परेचर बढ़ाने पर। तो हम यूं कह सकते हैं कि लैम्डा मैक्स जो है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मतलब टेम्परेचर बढ़ने पर लैम्डा मैक्स जो है वो डिक्रीज होगा। इसका क्या मतलब निकलता है, इसको आप एक एग्जाम्पल से समझे। देखो एक कोई भी ऑब्जेक्ट है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर है, ठीक है, तो वो जो है इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट कर रहा है, मैक्सिमम जो रेडिएशन एमिट कर रहा है वो इंफ्रारेड कर रहा है। अब अगर हम क्या करें कि उसको गर्म करेंगे, तो गर्म करने पर जो है वो उसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी, जो रेडिएशन वो एमिट कर रहा है उसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी, तो वो अब क्या एमिट करने लग जाएगा। तो देखो इंफ्रारेड से पहले क्या आता है,
मतलब इंफ्रारेड से शॉर्टर वेवलेंथ कौन सी होती है, रेड की, तो वो रेड वेव एमिट करने लग जाएगा। तो कोई भी चीज वो गर्म करने पर रेड दिखाई देने लग जाती है। ऐसा आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हम किसी ऑब्जेक्ट को बहुत ज्यादा गर्म कर देते हैं तो वो रेड दिखाई देने लग जाता है, ठीक है। और फिर अगर हम और गर्म करें तो वेवलेंथ और शॉर्टर हो जाएगी, तो वो ऑरेंज दिखाई देने लग जाएगा। और गर्म करें तो वो येलो दिखाई देने लग जाएगा। फिर और गर्म करें तो सारी रेडिएशन साथ में आएगी तो वो व्हाइट दिखाई देने लग जाएगा। इसको एक ये एनिमेशन के थ्रू आप समझ सकते हैं। तो लैम्डा एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वीन का विस्थापन नियम। टेम्परेचर बढ़ने पर लैम्डा एम शिफ्ट हो जाता है पीछे की तरफ, इसलिए इसको वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहते हैं, ठीक है। ये प्रोपोर्शनल का साइन अगर हम हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा बी, जिसे वीन्स कांस्टेंट कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 2.89 इंटू 10⁻³ मीटर इंटू केल्विन, ठीक है। ये बी यानी वीन्स कांस्टेंट की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ आया। ये क्लियर हो गया आपको पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखो इसमें जो है लैम्डा मैक्सिमम पर जो एनर्जी एमिशन हो रहा है, एमिशन पावर है जो, वो टेम्परेचर की 5th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा उसके 5th पावर के प्रोपोर्शन में जो है एमिशन पावर बढ़ेगी। यानी अगर हम टेम्परेचर को डबल कर दें तो 2 की पावर 5 32 टाइम्स जो है वो एमिशन पावर बढ़ जाएगी। तो जैसा कि ग्राफ शो कर रहा है कि ये पीक बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ने पर लैम्डा मैक्सिमम जो है वो 5th पावर के अकॉर्डिंग बढ़ता है, ठीक है। अब अगर हम यहां से इस ऑब्जेक्ट की टोटल एमिशन पावर निकालना चाहे, ये कर्व है ई लैम्डा और लैम्डा के बीच में, अगर हम टोटल एमिशन पावर निकालना चाहें तो देखो टोटल एमिशन पावर का फॉर्मूला और मोनोक्रोमेटिक एमिशन पावर का फॉर्मूला, इनमें रिलेशन आपको पता है, ठीक है। अब इसके बेसिस पे अगर हम टोटल एमिशन पावर निकालना चाहें तो वो क्या बन जाएगा, टोटल एमिशन पावर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई लैम्डा डी लैम्डा, ठीक है। और लैम्डा की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो रही है, 0 से इनफाइनाइट तक चेंज हो रही है। अगर वो 0 से इनफाइनाइट चेंज हो रही है, इसका मतलब उसको जब इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो टोटल एमिशन पावर जो है टेम्परेचर की 4th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी, ठीक है। तो E बराबर में सिग्मा T4 हो जाएगा। और ये एक लॉ को रिप्रेजेंट करता है जिसे स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ कहते हैं। यहाँ सिग्मा एक कांस्टेंट है, ठीक है, जिसकी वैल्यू जो है वो 5.67 इंटू 10⁻⁻8 होती है। ये सिग्मा की वैल्यू जिसको स्टीफन कांस्टेंट कहते हैं। तो ये थी कर्व की कुछ स्पेसिफिकेशन, कुछ विशेषताएं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये ब्लैक बॉडी का कर्व जो है अच्छे से समझ में आ गया, इससे रिलेटेड जो मेन लॉ है वो समझ में आ गए, ठीक है। कि क्या जो है स्टीफन्स लॉ है और क्या वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, कर्व जो है वो कंटिन्यूस क्यों होता है और कैसे बढ़ता है घटता है, सारा कुछ क्लियर है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है आप नोट कर सकते हैं कि कर्व की स्पेसिफिकेशन क्या है। पहले इंग्लिश वाले नोट कर लें, एक एक करके आप जो है आराम से वीडियो को पॉज करके नोट करना चाहे तो वैसे करें, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसको नोट कर लें, ठीक है। अब हम देखते हैं इस पर बेस कुछ क्वेश्चन। तो ये देखो आपकी स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप इन क्वेश्चंस को भी अच्छे से देखें और सॉल्व करें। यहाँ पर मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन जो है वो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पर बेस है, ठीक है। तो इजी से क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करें और इनके आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में दें, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाला टॉपिक कंप्लीट, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो ये एक्सपेरिमेंटल कर्व आया है इससे हम निकालना चाहते हैं फॉर्मूला कि भाई ये जो कर्व है इसको कर्व को एक्सप्लेन करने वाला कोई फॉर्मूला मिल जाए तो हमारी थ्योरी जो है उससे हम सेटिस्फाई हो जाए कि थ्योरी जो हमने माना है कि ये जो रेडिएशंस होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो प्रूव हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले ट्राई किया रेले जीन्स ने। रेले जीन्स ने क्या कहा कि जो ब्लैक बॉडी की जो कैविटी है जिसको हम क्यूबिकल कैविटी मान रहे हैं, उस क्यूबिकल कैविटी की जो लेंथ है वो लेंथ ए है, मतलब क्यूब की जो साइड है वो ए है। घनाकार जो है कोटर मान रहे हैं जिसकी भुजा की लंबाई ए है। तो रेले जीन्स ने ये कहा कि अगर उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बन रही है तो वो रेडिएशंस जो है वेव के फॉर्म में जाएगी और वो वेव के फॉर्म में सामने वाली दीवार से टकराकर वापस आएगी, ठीक है। तो इस तरह से दोनों वेव्स भिड़ेगी और वेव्स भिड़ने पर क्या बनेगी, स्टैंडिंग वेव्स बनेगी। तो रेले जीन्स ने माना कि कैविटी के अंदर स्टैंडिंग वेव्स बनती है। ये आप एनिमेशन में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर स्टैंडिंग वेव बन रही है, ठीक है। स्टैंडिंग वेव और ट्रैवलिंग वेव में क्या फर्क होता है, एक वेव जो ट्रैवल करते हुए आगे जाती है उसको ट्रैवलिंग वेव कहते हैं और एक स्टैंडिंग वेव मतलब वहीं खड़ी रहती है वो स्टैंडिंग वेव होती है।
ठीक है। तो अपने क्या करें कि किसी रस्सी में झटका दें तो उसमें एक वेव बनेगी, वो वेव ट्रेवल करते हुए आगे जाएगी, और स्टैंडिंग वेव जो है एक ही जगह पर खड़ी खड़ी ऑसिलेशन करेगी, ये स्टैंडिंग वेव है। स्टैंडिंग वेव में एक खासियत ये होती है, ये जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं जिसमें कोई ऑसिलेशन नहीं हो रहा, नो मोशन, नो मोशन मतलब नोड्स, उनको, उन पॉइंट्स को हम बोलते हैं नोड्स, ये नोड्स है, ठीक है। तो यहाँ नोड्स बन रहे हैं और दो नोड्स के बीच में एक पॉइंट जो है वो मैक्सिमम ऑसिलेशन कर रहा है, कुछ ज्यादा ही उछल रहा है, ठीक है। ऐसे पॉइंट्स को हम बोलते हैं एंटी नोड्स, ठीक है। तो दो नोड्स के बीच में एंटी नोड्स बनते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्टैंडिंग वेव्स के जो दो नोड्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो λ/2 होती है, ठीक है। यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब जो यहाँ पर ये आपको बॉक्स दे रखा है, ठीक है, इसमें अगर स्टैंडिंग वेव बननी है तो हम एक बार के लिए ये मानते हैं, थोड़ा चीज को सिंपल करते हैं, हमारे पास 3D बॉक्स है। 3D बॉक्स की बजाय हम मान लेते हैं हमारे पास 1 डायमेंशनल बॉक्स है। हमने जो है लेंथ, केवल लेंथ ये विड्थ ली, ठीक है। इस डायरेक्शन में हम देख रहे हैं बॉक्स है, ठीक है। उसके जो है 1 डायमेंशनल बॉक्स मानते हुए हम देखते हैं कि इसमें स्टैंडिंग वेव बनने के लिए क्या कंडीशन होती है। तो आप देखो कि यहाँ पर स्टैंडिंग वेव कैसे कैसे बन सकती है। यहाँ 1 मोड में बन सकती है, 2 मोड में बन सकती है, 3 मोड में बन सकती है, 4 मोड में बन सकती है। ये आपको अलग अलग आपको स्टैंडिंग वेव बनती हुई दिखाई दे रही होगी यहाँ एनिमेशन। इसको मैं यहाँ ड्रॉ करके भी बता देता हूँ आपको कि ये इस तरह से जो है स्टैंडिंग वेव बन सकती है। या तो ऐसे बन सकती है स्टैंडिंग वेव, या ऐसे बन सकती है, या ऐसे बन सकती है, ठीक है। ये 1 मोड में वाइब्रेशन, ये 2 मोड में वाइब्रेशन, ये 3 मोड में वाइब्रेशन, ठीक है। तो यहाँ नोड्स बन रहे हैं, यहाँ नोड्स बन रहे हैं, यहाँ नोड्स बन रहे हैं, ठीक है। तो स्टैंडिंग वेव तभी बन पाएगी कैविटी में जब दीवारों पर नोड्स बने, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, a है। और हमें पता है कि ये λ/2 होता है। यहाँ पर बीच में भी नोड बन रहा है तो ये λ/2, और यहाँ पर ये बीच में नोड बन रहे हैं तो यहाँ ये 3 λ/2 हो जाएगी। तो आप देखो स्टैंडिंग वेव बनने की क्या कंडीशन आती है। स्टैंडिंग वेव बनने की कंडीशन जो है वो आएगी, कंडीशन ऑफ स्टैंडिंग वेव हमेशा क्या होगी कि ये जो लेंथ a है वो या तो λ/2 होगी, या 2 λ/2 होगी, या 3 λ/2 होगी, यानी कि a बराबर में क्या आएगा, n λ/2। a हमेशा n λ/2 ही आएगा, ठीक है। तो ये स्टैंडिंग वेव की कंडीशन है। अब आप देखो कि इसके बेसिस पे हम वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट निकालें, यानी कि तरंग संचरण नियतांक। वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट कैसे डिफाइन होता है, k = 2π/λ, ठीक है। तो k = 2π/λ कर दें, लैम्डा की वैल्यू रखें। लैम्डा की वैल्यू रखने पर हमारे पास क्या टर्म बनेगी, k की वैल्यू जो है वो क्या बन जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी nπ/a, ये k की वैल्यू आ गई। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब आप देखो कि हमने k की वैल्यू निकाल ली। अब हम इस 1 डायमेंशनल जो बॉक्स है उसको हटाते हैं और यहाँ एज्यूम करते हैं 3 डायमेंशनल बॉक्स है। तो 3 डायमेंशनल बॉक्स में भी वेव बनेगी, ठीक है। तो उसमें जो है k जो बनेगा, k एक वेक्टर होता है, एक सदिश होता है जिसके 3 कंपोनेंट होंगे। 3 कंपोनेंट क्या होंगे, kx, ky, kz, ठीक है। तो kx की कंडीशन क्या हो जाएगी, kx की कंडीशन हो जाएगी nx π/a, ky की कंडीशन क्या हो जाएगी ny π/a, और kz की कंडीशन क्या हो जाएगी nz π/a। ये k की कंडीशन हो जाएगी। अब वेक्टर के अगर हमें 3 कंपोनेंट पता हो और हमें नेट वेक्टर निकालना हो, टोटल निकालना हो, ठीक है, नेट रिजल्ट निकालना, तो नेट रिजल्ट क्या हो जाएगा, k² बराबर में kx² + ky² + kz², ये k की कंडीशन हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट स्लाइड पर हम मूव करते हैं। अब आप देखो यहाँ पर हमारे पास k² की वैल्यू क्या आ जाएगी, π² a² कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या रह गया, nx² + ny² + nz², ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके nx² + ny² + nz² की वैल्यू निकालते हैं, तो वो वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरह से आई, ठीक है। अब ये आ गई हमारे पास k² a² / π², nx² + ny² + nz² जो है वो k² a² अपॉन π², ये वैल्यू हमारे पास nx² + ny² + nz² की आ गई। क्लियर है यहाँ तक। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ इस k को हटाकर हम फ्रीक्वेंसी की टर्म लाते हैं। तो फ्रीक्वेंसी और k में क्या रिलेशन होगा, तो k आपको पता है क्या होता है 2π/λ, फ्रीक्वेंसी क्या होती है c/λ। इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम k की वैल्यू फ्रीक्वेंसी की टर्म में लिखेंगे। तो फ्रीक्वेंसी की टर्म में रखकर इसको जब सॉल्व करेंगे और फाइनली हम nx² + ny² + nz² की वैल्यू निकालेंगे,
तो वो बन जाएगी 2 न्यू ए बाय सी का स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर k और न्यू k की वैल्यू न्यू के टर्म में रखेंगे तो nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर की वैल्यू जो है वो किसके बराबर में आ जाएगी, 2 न्यू ए बाय सी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को गौर से देखें, ये किसके सिमिलर है, कैसी इक्वेशन बन रही है, ये एक स्पेयर की इक्वेशन बन गई है। स्पेयर की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की जगह पर क्या आ गया, एन एक्स स्क्वायर एन वाई स्क्वायर एन जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक स्पेयर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमारा जो एन एक्स एन वाई एन जेड है वो एक स्पेरिकल शेप में माना जा सकता है। अब हमें यहाँ एन एक्स एन वाई एन जेड क्या है, एन एक्स एन वाई एन जेड जो है मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है। ठीक है, तो हमें ये टोटल नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो टोटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या एज्यूम करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मोड्स जो है वो एक स्पेयर में है, ये सारे पॉइंट्स स्पेयर में है और ये मोड्स ऑफ वाइब्रेशन पॉजिटिव आने चाहिए। ठीक है भाई, ये एक मोड में वाइब्रेट कर रही है, 2 में कर रही है, 3 में, हम ऐसे तो नहीं कह सकते -1 में वाइब्रेट कर रही है, -5 में वाइब्रेट कर रही है, ये नंबर पॉजिटिव आना चाहिए। तो पॉजिटिव नंबर लाने के लिए आप देखो, एक स्पेयर को एज्यूम करो, उस स्पेयर के हम जो है वो पहले 2 हिस्से करें एक्स एक्सिस बना के, फिर हम 4 हिस्से करें वाई एक्सिस बना के, फिर 8 हिस्से करें जेड एक्सिस बना के। तो उसमें एन एक्स एन वाई और एन जेड पॉजिटिव कौन से हिस्से में रहेंगे, केवल 8वें हिस्से में। ठीक है, आप देखो पूरे स्पेयर को हम 8 पार्ट में तोड़ सकते हैं, 8 भाग में तोड़ सकते हैं, लेकिन उसमें एन एक्स और एन वाई और एन जेड जो है वो पहले वाले 8वें भाग में पॉजिटिव रहेंगे। तो हम क्या करते हैं, पूरे स्पेयर का वॉल्यूम नहीं निकालकर 1/8 स्पेयर का जो है वो वॉल्यूम निकाल लेते हैं, उसमें जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो नंबर ऑफ मोड्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोड्स जो है हमारे पास कितने हो जाएंगे, 1/8 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। और जब हम वॉल्यूम ऑफ स्पेयर निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर कैसे निकलेगा, 4/3 पाई आर क्यूब। आर यहाँ पर क्या है, रेडियस। रेडियस स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो रेडियस हमारी क्या थी, 2 न्यू ए बाय सी। वो वैल्यू रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। ये टोटल नंबर ऑफ मोड्स आ जाएंगे, किसके टर्म में आ जाएंगे, फ्रीक्वेंसी के टर्म में आ जाएंगे। तो हम कह रहे हैं कि न्यू फ्रीक्वेंसी तक की रेंज में इतने मोड ऑफ वाइब्रेशन होते हैं। तो अब अगर हम न्यू से न्यू प्लस डी न्यू रेंज तक की फ्रीक्वेंसी में नंबर ऑफ वाइब्रेशन, नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन देखना चाहें तो क्या करेंगे, इसी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर देंगे। इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करने पर हमारे पास ये टर्म आ रही है। ठीक है, इस टर्म से हमें ये पता चल रहा है कि न्यू से न्यू प्लस डी न्यू रेंज में इतने मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस हो गए। अब ये मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस आने के बाद में हमें पता है कि एक जो वाइब्रेशन होता है, एक मोड में जो वाइब्रेशन होता है उसमें, या वाइब्रेशन में देखो, कोई भी पार्टिकल जब वाइब्रेट करता है तो वाइब्रेट करने पर उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होती है और काइनेटिक एनर्जी भी होती है। तो 2 तरह की एनर्जी है और दोनों एनर्जी इक्वल होती है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होगी। और मैक्सवेल के एनर्जी इक्विपार्टीशन लॉ यानी कि ऊर्जा समविभाजन नियम से हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास में हाफ kT एनर्जी आती है। ठीक है, तो हाफ kT और हाफ kT को ऐड करेंगे तो हर एक मोड ऑफ वाइब्रेशन में एनर्जी कितनी हो जाएगी, kT एनर्जी हो जाएगी। हमारे पास मोड ऑफ वाइब्रेशन भी आ गए, एक मोड ऑफ वाइब्रेशन के पास में एनर्जी आ गई kT, एवरेज एनर्जी जो है kT आएगी। तो टोटल एनर्जी अगर हम निकालना चाहे तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करने पर ये टोटल एनर्जी आ गई हमारे पास। अब ये एनर्जी आने के बाद में अब हम देखते हैं कि यहाँ पर इसमें इस टर्म में आप देखो एक इक्वेशन में टर्म बन रही है ए क्यूब। ए क्यूब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए क्यूब जो है क्यूब के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, घन का आयतन ए क्यूब, भुजा क्यूब। ठीक है, तो उसको हम अगर एनर्जी से डिवाइड कर दें तो वो बन जाएगी एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व, एकांक आयतन की ऊर्जा। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला ये हमारे पास न्यू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ रहा है, साथ में टर्म आ रही है kT। ठीक है, ये हमारे पास एनर्जी डेंसिटी आ गई। अब देखो ये एनर्जी डेंसिटी आ रही है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है उसमें पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवण की 2 स्थितियां संभव है, इसलिए इसको हम 2 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को लाना चाहते हैं, ये एनर्जी डेंसिटी आई है। एनर्जी डेंसिटी नहीं, हमारा जो ग्राफ था वो एमिशन पावर में था, मोनोक्रोमेटिक एमिशन पावर। तो एनर्जी डेंसिटी और मोनोक्रोमेटिक एमिशन पावर में ये रिलेशन होता है। मोनोक्रोमेटिक एमिशन पावर ई लैम्डा बराबर में जो है ई जो होता है सी यू बाय 4 होता है। मतलब एनर्जी डेंसिटी को अगर सी बाय 4 से मल्टीप्लाई कर दें
तो मोनोक्रोमेटिक एमिशन पावर बन जाती है। तो उसको मल्टीप्लाई करके हमने मोनोक्रोमेटिक एमिशन पावर भी निकाल ली। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये मोनोक्रोमेटिक एमिशन पावर जो है न्यू के टर्म में आ रही है, यानी फ्रीक्वेंसी के टर्म में आ रही है, जबकि हमारा ग्राफ जो है वो लैम्डा के साथ में था। ठीक है, तो लैम्डा को न्यू को हम कन्वर्ट कर देते हैं लैम्डा में, तो न्यू और लैम्डा में क्या रिलेशन होता है? हमें पता है कि लैम्डा बराबर में होता है सी बाय न्यू, या न्यू बराबर में होता है सी बाय लैम्डा। तो न्यू की जगह पर सी बाय लैम्डा लिख देते हैं, डी न्यू की जगह पर क्या हो जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं सी बाय लैम्डा का। तो सी तो कांस्टेंट है, 1 बाय लैम्डा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस का 1 बाय लैम्डा स्क्वायर। ये वैल्यू इक्वेशन में रखते हैं और हमारे पास ये जो है ये इक्वेशन बन गई। इसमें हम देख रहे हैं कि मोनोक्रोमेटिक एमिशन पावर जो है लैम्डा की 4th पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जैसे जैसे लैम्डा बढ़ेगी वैसे वैसे जो है वो मोनोक्रोमेटिक एमिशन पावर डिक्रीज होगी। ठीक है, तो हमारे एक्सपेरिमेंटल कर्व में लैम्डा बढ़ने पर मोनोक्रोमेटिक पावर डिक्रीज तो होती है, लेकिन वो सेकंड हाफ के बाद में। फर्स्ट हाफ में तो क्या होता है, लैम्डा इंक्रीज होने पर मोनोक्रोमेटिक पावर इंक्रीज होती है और फिर मैक्सिमम होती है, और मैक्सिमम होने के बाद में डिक्रीज होती है। जबकि ये फॉर्मूला केवल उसके सेकंड हाफ को जो है एक्सप्लेन कर पा रहा है, फर्स्ट हाफ पार्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो ये क्लासिकल थ्योरी का फेलियर हुआ, क्योंकि क्लासिकल थ्योरी जो है उसका कर्व और एक्सपेरिमेंटल कर्व मैच नहीं हो रहे, केवल सेकंड पार्ट मैच हो रहा है। ठीक है, ये था इसका फेलियर। इस फेलियर को बोला जाता है अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफी, पराबैंगनी विपद। अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफी क्या होती है? आप देखो, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो मोनोक्रोमेटिक एमिशन पावर है वो फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म में समझें तो ये कहता है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे मोनोक्रोमेटिक एमिशन पावर बढ़ेगी, यानी कि कम फ्रीक्वेंसी की वेव्स जो है, जैसे कि रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है, इनकी एनर्जी कम होगी। फिर जैसे जैसे हम इंफ्रारेड, विजिबल, एक्सरे, गामा रे की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे जो है एमिशन पावर बढ़ती जाएगी। इसका मतलब एक नॉर्मल कोयले की जो अंगीठी है, ठीक है, उसको जब हम गर्म करते हैं तो उससे जो रेडिएशन निकलेगी तो उसमें से रेडियो वेव बहुत कम निकलेगी, माइक्रोवेव जो है उससे थोड़ी सी ज्यादा, ठीक है, इंफ्रारेड थोड़ी और ज्यादा, विजिबल थोड़ी और ज्यादा, ठीक है, अल्ट्रावायलेट और ज्यादा, एक्सरे और ज्यादा, गामा रे और ज्यादा। मतलब जो हार्मफुल रेडिएशंस है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में निकलेगी। कौन सी हार्मफुल? एक्सरे और गामा रे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में निकलेगी। और वो हार्मफुल रेडिएशन अगर बहुत ज्यादा निकलेगी तो हम पर एक्सरे, गामा रे की बौछार हो जाएगी उस अंगीठी से। ठीक है, और वो क्या करेगा, वो पूरे विश्व को डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, क्योंकि एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट से भी क्या होगा, एक्सरे और गामा रे बहुत ज्यादा निकलेगा तो वो पूरे विश्व को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसको बोलते हैं कैटास्ट्रोफी, तबाही। ठीक है, तबाही मचा देगा। लेकिन ऐसा रियल में होता नहीं है। तो यहां पर जो है वो क्लासिकल लॉ से बड़ा ही अटपटा सा रिजल्ट आया, जिसे उस समय की थ्योरी के बेस पर एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। इस थ्योरी को सॉल्व किया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया मैक्स प्लांक ने अपने क्वांटम सिद्धांत से। वो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।